तो आज हम बात कर लेते हैं रिड्यूस यूरिन आउटपुट की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिड्यूस यूरिन आउटपुट होता क्या है। कौन से वो फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि रिड्यूस यूरिन आउटपुट होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है रीनल फंक्शन, वो डिटरमिन करता है कि कितना यूरिन आउटपुट होगा। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिटरमिन करेगा। उसके बाद में यूरिन सोल्यूट जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले अगर रीनल फंक्शन की बात की जाए, या जिसे हम जीएफआर कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, उसमें यूरिन आउटपुट जो है एडवांस किडनी स्टेज अगर होती है तो उसमें भी वो प्रिजर्व रहता है यूजली। एकेआई जिसमें नॉन ओलिगुरिक एकेआई हम कह सकते हैं कि नॉन ओलिगुरिक एकेआई या एडवांस सीकेडी में भी जो है वो यूरिन आउटपुट प्रिजर्व रह सकता है या यूजली रहता है। तो एक तो हो गया रीनल फंक्शन या जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद दूसरा जो है वो है ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली ये जो है ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन ये डिटरमिन करता है जो एडीएच हमारा सेक्रेशन हो रहा है उस पर, यानी कि जो हमारी एडीएच एक्टिविटी है। और यूरिन की अगर ऑस्मोलैलिटी की बात की जाए तो यूरिन जो है वो उसकी ऑस्मोलैलिटी 60 भी हो सकती है और उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम भी हो सकती है, यानी 600 से लेके 1200 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम जो होती है वो हो सकती है, यानी कि इतना कंसंट्रेट कर सकता है एडीएच। तो पहला हो गया रीनल फंक्शन जो डिटर्मिनेंट है यूरिन आउटपुट का। और दूसरा हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब आते हैं यूरिन सोल्यूट। यूरिन सोल्यूट एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है और यूरिन सोल्यूट को यूजली हम मेजर करते हैं मिली ऑस्मोल पर डे, यानी कितने मिली ऑस्मोल पर डे यूरिन सोल्यूट हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर जो है वो डिपेंड करता है। बेसिकली ये अफेक्टेड होता है बाय डाइट एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। बाय डाइट एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म द्वारा ये अफेक्टेड होता है। हम यूजुअल जो डाइट में लेते हैं जो सोल्यूट लेते हैं वो यूजली जो है वो 600 टू 900 मिली ऑस्मोल जो है पर डे हम यूजली सोल्यूट का कंज्यूम करते हैं। अगर मान लीजिए हम यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है वो फिक्स कर दी जाए 150 के आसपास फिक्स कर दी जाए, जैसा कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वगैरह में होता है। तो सोल्यूट लोड अगर मान लो हमारा 600 है तो जो हमारा यूरिन आउटपुट होगा वो होगा 600 अपॉन 150 इज इक्वल टू 4 लीटर। यानी कि हमें 4 लीटर चाहिए होंगे अगर हम मान लीजिए हम 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट को अगर हमें रिमूव करना है। अगर मान लीजिए हमारा सोल्यूट लोड जो है वो 900 हो जाता है तो हमारा जो यूरिन आउटपुट होगा वो 900 अपॉन 150 यानी कि 6 लीटर के आसपास होगा। तो हम जो है वो ज्यादा वाटर लूज करेंगे। तो नेफ्रोजेनिक अगर डायबिटीज इंसिपिड जैसी कंडीशन है और अगर हमने मान लीजिए उसमें अपना जो सोल्यूट जो हमारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो फिक्स हो गई है, मान लीजिए 150 फिक्स हो गई है और अगर हम 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट को जो है वो ले रहे हैं तो हमें 4 लीटर के आसपास लगेगा उस 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट को रिमूव करने में। अगर हम 900 ले रहे हैं तो हमें जो है वो 6 लीटर लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो बहुत ज्यादा वाटर को लूज कर देंगे और हमारा जो सोडियम है वो यूजली जो है वो क्या होगा कि बढ़ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि SIADH वाली कंडीशन है और उसमें सोल्यूट हमारी जो ऑस्मोलैलिटी है वो फिक्स हो गई है 300 के आसपास फिक्स हो गई है, तो हमारा जो सोल्यूट लोड है और हम उसे 600 कर दे तो हमारे जो यूरिन आउटपुट होगा वो होगा 600 अपॉन 300 इज इक्वल टू 2 लीटर। तो हम जो है वो वाटर रिटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी ऑस्मोलैलिटी 300 के आसपास फिक्स हो गई है तो 600 के अगर आसपास फिक्स हो गई है, सॉरी 300 के आसपास हमारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी फिक्स हो गई है जैसे कि SIADH वाली कंडीशन है और हम अगर उसमें सोल्यूट इनटेक कर रहे हैं 600 के आसपास तो हमें जो है 600 अपॉन 300 इज इक्वल टू 2 लीटर यूरिन जो है वो आएगा और ये वाटर रिटेन कर सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सोल्यूट लोड 900 हम ले रहे हैं और हमारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो 300 फिक्स है जैसे कि SIADH कंडीशन, तो हमारा जो यूरिन आउटपुट आएगा वो 3 लीटर के आसपास आएगा और हम जो है वो वाटर रिटेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि डिटरमिन करती हैं, जिसमें कि 3 कंडीशन है। ये हमारा यूरिन आउटपुट किन किन कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहला हो गया रीनल फंक्शन हो गया, दूसरा हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया और तीसरा हमारा हो गया यूरिन सोल्यूट इनटेक, हम कितना ले रहे हैं मिली ऑस्मोल पर डे। अब एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ओलिग्यूरिया। बेसिकली ओलिग्यूरिया को डिफाइन करने के लिए कई सारी डेफिनेशंस हैं।
और उसके क्राइटेरिया हैं जो कि हम एक्यूट किडनी इंजरी में यूज करते हैं। जब एकेआई होता है तो उसमें कुछ डेफिनेशन और क्राइटेरिया हैं जो कि हम ओलिगोरिया के लिए करते हैं या क्रेटिनिन एलिवेशन से रिलेटेड होते हैं। इसमें कुछ कन्वेंशनल है, जैसे कि अगर हम कन्वेंशनल क्राइटेरिया की बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर यूरिन आउटपुट जो है वो 400 ml या 500 ml पर डे से अगर कम हो गया है, तो ये हम कहते हैं कि भाई ये ओलिगोरिया है। लेकिन एक क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं राइफल क्राइटेरिया, रिस्क, इंजरी, फेल्योर और एंड स्टेज। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए रिस्क किसे कहते हैं, रिस्क कहते हैं अगर लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर, 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर, तो ये हमारा होता है रिस्क, यानी कि इसमें हमारा रिस्क है किडनी इंजरी होने का, एकेआई होने का। उसके बाद में जब हम कहते हैं कि लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर, और अगर ये है मोर देन 12 आवर तक रहता है, अगर मान लीजिए ओलिगोरिया, यानी कि इतना लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर मोर देन 12 आवर, तो फिर ये इंजरी जो है वो, इसका मतलब किडनी को हो गई है। उसके बाद में फेलियोर, फेलियोर हम किसे कहते हैं कि मान लीजिए लेस देन 0.3 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 24 आवर अगर हो गई है, तो फिर उसके बाद में जो है ये हमारा कहलाता है कि फेलियोर में चली गई है किडनी। अगला क्राइटेरिया है एक इन क्राइटेरिया। इसमें जो राइफल क्राइटेरिया है वो बेसिकली 2004 में आया था, और क्रिटिकल केयर क्राइटेरिया है 2004 का। और उसके बाद में दूसरा है एक इन क्राइटेरिया। एक इन क्राइटेरिया में बेसिकली कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये चेंजेस है कि हम इससे एक कहते हैं स्टेज वन, अगर मान लीजिए स्टेज वन उसे कहते हैं कि अगर लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर है फॉर 6 to 12 आवर्स, और स्टेज टू उसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर है फॉर मोर देन 12 आवर, यानी कि 6 to 12 आवर, उसे हम जो है वो स्टेज वन बोलेंगे। और जो स्टेज टू उसे बोलेंगे वो बोलेंगे लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 12 आवर, तो ये हो गया हमारे स्टेज टू। स्टेज थ्री उसे बोलेंगे कि अगर मान लीजिए लेस देन 0.3 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 24 आवर, तो ये हमारा जो है एक इन क्राइटेरिया है। तो एक तो कन्वेंशनल क्राइटेरिया हो गया, वो 400 से 500 ml पर डे से अगर कम आ रहा है तो वो जो हमारा कन्वेंशनल क्राइटेरिया हो गया। दूसरा राइफल क्राइटेरिया हो गया, और तीसरा जो है वो हमारा एक इन हो गया। अब आते हैं कि एक्चुअली अगर कंसेक्यूटिव ओलिगोरिया है फॉर शॉर्टर पीरियड, तो वो एकेआई के रिस्क को बढ़ा सकता है, अगर ओलिगोरिया कंसेक्यूटिव है फॉर अ शॉर्टर पीरियड। अगर देखा जाए ओलिगोरिया जो है वो यूजली मोर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या मोर देन 30 या मोर देन 90 डेज जो है वो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है इन कंपेरिजन टू इन केसेस ऑफ ओलिगोरिक एकाई इन कंपेरिजन टू नॉन ओलिगोरिक एकाई। यानी कि अगर नॉन ओलिगोरिक एकेआई है तो उसमें क्या होगा कि जो है, या नॉन ओलिगोरिक एकेआई के कंपेरिजन में ओलिगोरिक एकेआई की जो मोर्टेलिटी है वो हायर रिस्क पर रहेगी, मतलब ओलिगोरिक एकेआई इज एसोसिएटेड विद हायर रिस्क। उसके बाद में अगर मान लीजिए इन आरआरटी, इफ अगर किसी को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है, आरआरटी हो गई है, और यूरिन आउटपुट ठीक है इनिशियल सेशन में और सीआरटी के, यानी कि अगर सीआरटी हमने बंद की है और यूरिन आउटपुट ठीक है, तो वो बेस्ट प्रोडक्टर प्रेडिक्ट करेगी कि हमारी रीनल इंप्रूवमेंट जो है वो अच्छा हो सकता है। और फिर उसके बाद में आते हैं डायरेटिक यूज। डायरेटिक यूज का ये इशू है कि अगर मान लीजिए हम किसी को डायरेटिक दे रहे हैं, और डायरेटिक देने के बाद में क्या कर रहे हैं हम कि पेशेंट ओलिगोरिक नहीं है, लेकिन सिर्फ हम डायरेटिक इसलिए दे रहे हैं कि वो एक्यूट किडनी इंजरी है, और हम चाहते हैं कि ओलिगोरिया से कन्वर्जन हो जाए नॉन ओलिगोरिया में, यानी कि थोड़ा हमने देखा कि पेशेंट ओलिगोरिया में जा रहा है, और हमने देखा कि पेशेंट जैसे ही ओलिगोरिया में जा रहा है लेकिन फ्लूइड ओवरलोड में नहीं है, और हम डायरेटिक दे रहे हैं, तो फिर वो हमारी मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर सकता है। डायरेटिक हमें तभी देना है जब पेशेंट जो है वो फ्लूइड ओवरलोड में है।